Hello everyone, welcome to Civil Staff and welcome to the class. So in this class we will going to discuss about the CSIR NET Chemical Sciences 2023 का जो पेपर अभी आपका जून में हुआ था उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में जो है हमने डिस्कस किए थे 10 क्वेश्चन से अराउंड। अभी आपके जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं दैट इज योर पार्ट बी क्वेश्चन, ठीक है, जहाँ पे आपके दो नंबर वाले क्वेश्चन रहते हैं। हम अभी सिर्फ उस पार्ट के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो है वो भी आप आज का जो क्लास रहेगी दैट इज ऑल्सो क्वेश्चंस जो रहेंगे वो पार्ट बी में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं वहीं से हम 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो आई होप कि आपको क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से समझ आ जाएं। सो दिस क्लास इज स्पेशली फॉर द केमिकल साइंसेस दैट इज पार्ट बी और अकॉर्डिंग टू द वीडियोस दिस इज योर पार्ट 2 जहाँ पे हम 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर? So let's start today's class, that is your CSIR NET Chemical Sciences 2023 PYQ specially, that is your part B. Clear? चलो नेक्स्ट चलते हैं। So here is your first question, ठीक है। अब देखना ये क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में आया था, आई होप कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो आपका बायोकेमिस्ट्री से है, बायोमॉलिक्यूल से है और सिंपल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हमने यहाँ पे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना था। इसलिए कहा जाता है कि थ्योरी वाले पार्ट को भी अच्छे से स्टडी करके जाना है, उसको आपको छोड़ना नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम जो आपके एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए आर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो मेन चीज देखनी थी दैट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए के बारे में जो है वो क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन है वो एज अ लुईस बेस एक्ट करता है। सेकेंड कहता है कि जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की और उसको रिप्लेस किया जा रहा है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव आयन से, तो वो जो एंजाइम है वो आपके पास इनएक्टिव फॉर्म में काम करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट कहती है दैट इज 2 हिस्टीडीन नाइट्रोजन एटम्स, ग्लूटामेट ऑक्सीजन एटम्स एंड अ वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट टू अ जिंक 2 पॉजिटिव आयन। और लास्ट स्टेटमेंट आपके पास कहती है दैट 3 हिस्टीडीन नाइट्रोजन एटम्स एंड अ वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट टू अ जिंक 2 पॉजिटिव आयन। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं तो अगर बात करी जाए यहाँ पे कार्बोनिक एनहाइड्रेस की, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, सेंटर में जो एलिमेंट है दैट इज योर जिंक 2 पॉजिटिव, एक साइड आपका वाटर अटैच होता है एंड देन आपके क्या होती हैं, 3 हिस्टीडीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके अटैच होते हैं किसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस में। क्लियर? और अगर बात करी जाए कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए की तो इसमें क्या होता है, सेंटर में आपके पास रहता है जिंक 2 पॉजिटिव आयन। क्लियर? ये बात तो यहाँ से क्लियर है कि सेंटर में रहेगा जिंक 2 पॉजिटिव। यहाँ पे आपके पास आएगा वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर आपके पास आएगा एक हिस्टीडीन, यहाँ पर भी आएगा एक हिस्टीडीन और यहाँ पे आपके पास रहेगा ग्लूटामेट वाला पार्ट। क्लियर? तो इससे एक बात तो क्लियर होगी हमारे पास कि जो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए था वहां पे जिंक 2 पॉजिटिव आयन के साथ 2 आपके हिस्टीडीन रहते हैं और एक आपके पास ग्लूटामेट रहता है। क्लियर? और साथ में वाटर मॉलिक्यूल होता है। तो उसके हिसाब से अगर बात करी जाए तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है, 2 हिस्टीडीन नाइट्रोजन एटम्स हैं, ग्लूटामेट है, ऑक्सीजन एटम है एंड वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट टू द जिंक 2 पॉजिटिव आयन। सो दैट मींस कि ये सही है, दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, एंड ऑप्शन डी कहता है कि 3 हिस्टीडीन नाइट्रोजन एटम एंड अ वाटर मॉलिक्यूल होगा जो जिंक 2 पॉजिटिव आयन से कोऑर्डिनेट करेंगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। तो ये चीज तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स तो जो है वो वैल्यूएबल नहीं हो सकती है, क्योंकि ये वाली चीज जो है वो आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज में होती है। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत है। अब अगर आपका ऑप्शन डी गलत है तो दैट मीन्स कि सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा।
अब आपके पास ऑप्शंस देखते हैं हम क्या बचते हैं। अब सी वाला भी सही है, तो यहाँ से ए एंड सी तो सही है। अब सेकंड वाले की, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट की बात करूं, दैट इज जिंक टू पॉजिटिव आयन एक्ट एज अ लुईस एसिड, तो ये बात बिल्कुल सही है कि नेचर ने जो है, जब भी आपके पास बायोमोलिक्यूल्स में जिंक टू पॉजिटिव आयन को आप एक सेंट्रल एलिमेंट की फॉर्म में लेते हैं, तो वहां पे ये बात बिल्कुल सही है कि इट एक्ट एज अ लुईस एसिड, क्योंकि नेचर ने जो है वो इसको एक्सेप्ट किया है। नेचर ने खुद जिंक टू पॉजिटिव आयंस को इसमें बायोमोलिक्यूल्स में एज अ सेंट्रल एलिमेंट एग्जिस्ट किया है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जिंक टू पॉजिटिव आयन जो है वो आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है, रिडॉक्स इन एक्टिव फॉर्म में ये आपके पास काम करता है। क्लियर? सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो क्लियर फ्रॉम दिस कि यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया था कि जो जिंक टू पॉजिटिव आयन है कि अगर आप उसको कोबाल्ट टू पॉजिटिव से रिप्लेस करते हो तो वो एंजाइमेटिकली क्या होगा? इनएक्टिव होगा। सो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि आप जिंक टू पॉजिटिव आयन को रिप्लेस कर सकते हो कोबाल्ट टू पॉजिटिव से वेरी इजीली। क्यों? क्योंकि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको सेम देखने को मिलती हैं। यहाँ पे कोबाल्ट टू पॉजिटिव भी +2 टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स और हार्ड कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करेगा लाइक द जिंक एलिमेंट। क्लियर? दोनों ही क्या है? रिडॉक्स इनएक्टिव हैं, और इसीलिए यहाँ जब भी आप जिंक को कोबाल्ट से क्या करोगे? रिप्लेस करोगे तो वो इजीली हो जाएगा, क्योंकि इनकी जो टेंडेंसी है टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस दे आर द सेम। सो दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे कौन से ऑप्शंस आपके पास सही थे? दैट इज योर ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए एंड सी। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर देखने को मिलेगा। So I hope that this question is clear to all of you, and especially this question is from the biomolecules chapter. Clear? Okay. Now the next one. अब देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कहाँ से है? पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन है। ठीक है, अब पी ब्लॉक एलिमेंट से ये क्वेश्चन है, एंड स्पेशली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली से ये आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन किस चीज से रिलेटेड है? आपके पास फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड से रिलेटेड है, जहां पे आपसे बात पूछी जा रही है P4O6 और P4O10 के बारे में। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड टू ईच फॉस्फोरस सेंटर इन P4O6 एंड phosphorus pentaoxide respectively are ऑप्शन 1 में है that is 4 and 5, ऑप्शन 2 में है 3 and 5, ऑप्शन 3 में है 3 and 4, एंड ऑप्शन 4 में है 5 and 4। क्लियर? सो यहाँ पे आपके पास किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है कि इन दो कंपाउंड्स में अकेला फॉस्फोरस कितने ऑक्सीजन एटम से घिरा हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर? सो यहाँ से अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में प्रॉपर नॉलेज है तो आप इसे आसानी से इस क्वेश्चन को जो है वो किया जा सकता है। क्लियर? सो यहाँ पे अगर मैं राइट ऑप्शन चूज करूं, सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज 3 and 4। अब ये किस तरीके से हुआ है आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो, दिस इज योर व्हाट? P4O6। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, क्वेश्चन पूछा गया था कि हर एक फॉस्फोरस कितने ऑक्सीजन एटम से घिरा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक फॉस्फोरस है, ये 1, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। तो एक फॉस्फोरस 3 ऑक्सीजन एटम से घिरा हुआ है। अब यहाँ पे इस फॉस्फोरस की बात करें 1 2 एंड दैट इज 3। इस फॉस्फोरस की बात करी जाए 1 2 and 3, एंड हेयर इज ऑल्सो 1 2 and 3, जहां पे आपके पास 100 डिग्री और 127 डिग्री जो है वो बॉन्ड एंगल्स भी देखने को मिलते हैं, और 166 पिकोमीटर यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ रहती है। सो देखो, ये एज सच कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जब स्टेट लेवल पे स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कोई एग्जाम होता है तो वहां पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और +2 क्लास में हम इस चीज को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पे हम फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? सो स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर इसी तरीके से बात करी जाए आपकी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड की, सो जस्ट अ मिनट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज योर P4O10। तो यहाँ पे हर एक ऑक्सीजन एटम 4 ऑक्सीजन एटम से घिरा हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4, सो दैट इज व्हाई वहां पे ऑप्शन 3 जो है वो आपका एक सही आंसर था। सो P4O10 में आपको 4 बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर, ईच फॉस्फोरस एटम इज सराउंडेड बाय द 4 ऑक्सीजन atoms. Clear?
सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जहां पे ऑप्शन 3 जो है वो आपका सही आंसर था। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या कह रहा है। दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी वाज developed to explain the empirical Arrhenius expression for the rate constant, and for a non-linear transition state with n atoms, the effective number of vibrational degree of freedom used in calculating its vibrational partition function is, and the options are 3n minus 6, 3n minus 7, 3n minus 5 and 3n minus 8। तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है कि अर्हीनियस इक्वेशन का यूज किया जा रहा है यहाँ पे किसको डिफाइन करने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज ट्रांजिशन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे किसका यूज किया जा रहा है, दैट इज अर्हीनियस इक्वेशन का। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि आपके पास एक रहता है लीनियर मॉलिक्यूल, एक आपके पास रहता है दैट इज द नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है। और अगर बात करी जाए डिग्री ऑफ फ्रीडम की, सो लीनियर में हमें पता है क्या वैल्यू रहती है, दैट इज योर 3n माइनस 5, क्लियर। और यहाँ पे नॉन लीनियर में कितनी रहती है, दैट इज 3n माइनस 6। अभी तक हमने ये नॉर्मल चीज पढ़ी थी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है फॉर अ नॉन लीनियर ट्रांजिशन स्टेट जहां पे नंबर ऑफ n एटम्स हैं एंड द इफेक्टिव नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज्ड इन कैलकुलेटिंग इट्स वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन। तो यहाँ पे बात करी जा रही है वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन की। सो आई कैन से दैट कि वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन भी नॉन लीनियर में बीच में ही कंक्लूड हो जाता है। तो अगर दोबारा से आप इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3n माइनस 6 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3n माइनस 7। सो दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस पॉइंट कि नॉन लीनियर में मॉलिक्यूल्स में जब डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपका वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन भी ऐड हो गया है तो वहां पे नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो इंक्रीज होंगी। सो दैट इज वाई हियर द राइट आंसर इज व्हाट, इट्स योर ऑप्शन 2 दैट इज 3n माइनस 7। आपको यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा, क्लियर। So according to the question number 3, what is the right answer? That is your option 2 is the right one. चलो next चलते हैं। Okay, now the next question is this. Now this question is from the photochemistry part, जहां से एक श्योर रहता है कि आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेगा। So this part is the important one. अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इन द जबलॉन्स्की डायग्राम गिवन बिलो द इनिशियल एक्साइटेशन takes place from the singlet ground state to the second singlet excited state, that is S0 to S2. Match the process to the events marked as A, B and C. So यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि जो ये A है, B है और C है, यहाँ पे किस टाइप की प्रोसेस जो है वो फोटोकेमिस्ट्री में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर बात करी जाए फर्स्ट ऑप्शन की तो वो यहाँ पे डिफरेंट दिए गया है। तो यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम्स है हमारे पास, इंटरनल कन्वर्जन है, फ्लोरोसेंस है, फॉस्फोरोसेंस है और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है। तो चार चीजें जो है वो यहाँ पे आपके पास एग्जिस्ट कर रही हैं। तो देखो अब अगर चीजें यहाँ पे किस तरीके से एग्जिस्ट करेंगी, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, अगर मैं बात करूं कि चीजें जो हैं इफ इट गोज फ्रॉम सिंगलेट टू सिंगलेट, अगर सिंगलेट टू सिंगलेट चीजें जा रही हैं तो उसे हम कहते हैं IC, दैट इज इंटरनल कन्वर्जन। अब यहाँ पे क्या है, S1 से जा रही है चीजें यहाँ पे T2 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाएगी क्योंकि सिस्टम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ISC। तो दैट मीन्स कि जो A पार्ट है दैट बिलोंग्स टू द ISC पार्ट, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, क्लियर, क्रॉसिंग, हाँ ठीक है। और इसी तरीके से क्या होगा जब आपकी चीजें जा रही हैं ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट, देखो अब यहाँ पे चीजें कहाँ गई हैं, T2 से गई हैं T1। तो जब भी चीजें जाती हैं ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट में विदाउट चेंजिंग द स्टेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट गई हैं और वहां पे जो आपके पास चेंज ऑफ स्टेट था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब सेम स्टेट है। तो उस टाइप की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज योर फ्लूरोसेंस, ठीक है। तो बी पार्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लूरोसेंट, क्योंकि यहाँ से T2 से कहाँ जा रही हैं चीजें, T1 में जा रही हैं। और इसी तरीके से आगे क्या है, T2 से अब आपका जा रहा है S0 में जो सबसे ज्यादा ग्राउंड स्टेट है। तो यहाँ पे जो C पार्ट है वेयर आई कैन सी कि चीजें कहाँ जा रही हैं अब आपके पास, दैट इज ट्रिपलेट टू सिंगलेट में जा रही हैं,
ठीक, तो इस पार्ट को आप क्या कहते हैं, जहां पे अब आपके पास स्टेट ही चेंज हो गई है, सो दिस पार्ट इज नॉन एज द फॉस्फोरेसेंस पार्ट। सो यहाँ से एक बात तो क्लियर है, देखो अगेन आई रिपीट, सिंगलेट से सिंगलेट में चीजें जाएंगी, इंटर क्रॉसिंग अब सिंगलेट से गई है ट्रिपलेट में तो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाएगा। जब ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट था मतलब कि आपकी स्टेट चेंज नहीं हुई है, ट्रिपलेट है दैट इज योर फ्लोरोसेंस। ट्रिपलेट से अब आप गए सिंगलेट में तो वहां पे स्टेट चेंज हो गई है, सो दिस इज योर फॉस्फोरेसेंस। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे ए ऑप्शन, सो फोर्थ दैट इज फोर्थ वन इज सही रहेगा कि जो ए स्टेट थी वेयर देयर एग्जिस्ट एज अ इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, बी में आपके पास रहेगा फ्लोरोसेंस और सी में आपके पास रहेगा फॉस्फोरेसेंस। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन 4 इज द राइट वन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। सो ये क्वेश्चन कहता है एट 298 केल्विन अ जिंक इलेक्ट्रोड इज सबमर्ज्ड इन एन एसिडिक 0.9 मोलर जिंक टू पॉजिटिव सॉल्यूशन व्हिच इज कनेक्टेड बाय अ साल्ट ब्रिज टू अ 0.3 मोलर सिल्वर सॉल्यूशन कंटेनिंग अ सिल्वर इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे आपके पास वैल्यू दे रखी है दैट इज जिंक टू पॉजिटिव में 0.76 वोल्ट है और सिल्वर वाले केस में -0.80 वोल्ट है वर्सेस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट द 298 केल्विन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है द इनिशियल वोल्टेज ऑफ द सेल। डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था, अगर आप यहाँ पे ई सेल निकाल लो दैट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो सिंपल उस चीज से भी ये कर सकते थे हम। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा दैट इज 0.80 प्लस 0.76, सो हेयर द आंसर विल बिकम 1.56 के आसपास। सो हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 4 या ऑप्शन 2, यहाँ पे आई थिंक ऑप्शन 4 जो है वो आपका सही आंसर है। इसमें जो इसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी वो मैं बाद में पिन कर दूंगी। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन 4 जो है वो आपको सही आंसर देखने को मिलेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट और पूरे पेपर में मुझे ये सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा था क्योंकि सॉलिड स्टेट से इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं आ सकता है और डायरेक्ट ये बुक से क्वेश्चन लिया गया है, या आपने जो नॉर्मल बुक्स भी पढ़ी होंगी अपने +2 क्लास में जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं वहां पर भी ये क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक, चाहे आप अपनी बुक्स चेक कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी था, वो कहता है इफ AXBY क्रिस्टलाइजेज इन FCC लेटिस विद एटम A ऑक्यूपाइंग एवरी कॉर्नर, मतलब जो A एटम है वो आपका कहाँ पे है, कॉर्नर पे है, एंड B एटम ऑक्यूपाइंग द सेंटर ऑफ ईच फेज, B कहाँ पे है अब आपका, सेंटर ऑफ ईच फेज ऑफ द यूनिट सेल, द करेक्ट स्टोइचियोमेट्री इज। अब देखो जब चीजें कॉर्नर पे होती हैं तो 8 कॉर्नर्स हैं, हर एक की कंट्रीब्यूशन रहती है 1/8, सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज 1। फेज कितने रहते हैं 6, हर एक की कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1/2, सो इट विल बिकम 3। सो जब आप इसकी स्टोइचियोमेट्री फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A1 और B आ जाएगा 3, दैट मीन्स कि AB3 टाइप मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आपके पास देखने को मिलेगी। सो हेयर द राइट आंसर इज व्हाट, दैट इज ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। सो आई थिंक कि जब भी आपने ये एग्जाम दिया है तो ये क्वेश्चन आपका डुएबल रहा होगा बिकॉज दिस इज द इजी वन। अच्छा क्वेश्चन था और ये, सो हेयर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेंथेनॉइड 3 आयंस एंड कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द मेटल आयन इंटरेक्ट्स वीकली विद द लिगेंड ऑर्बिटल्स। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशन। और सी स्टेटमेंट कहती है द एफ ऑर्बिटल्स आर डीपली बरीड। एंड डी ऑप्शन कहता है दे शो स्ट्रॉन्ग एफ एफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पे सही रहेगी। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कहती है कि जो लेंथेनॉइड 3 के आयंस हैं द मेटल आयन इंटरेक्ट वीकली विद द लिगेंड ऑर्बिटल्स, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है
क्यों? क्योंकि जो आपके पास ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, डीपली बरीड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीपली बरीड होने के कारण ये इतनी ज्यादा अट्रैक्शन को शो नहीं कर पाते हैं, सो एज अ लीगेंड ये वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। सो दैट इज वाई यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। अगर यहाँ पे ऑप्शन ए सही है तो दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ डायरेक्ट कैंसिल हो गया, क्योंकि ए ऑप्शन तो हमारे पास बिल्कुल सही है, ठीक है। और अब अगर ऑप्शन ए सही है तो मैंने कहा कि जो ऑर्बिटल्स है, एफ ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीपली बरीड होते हैं, तो दैट मीन्स कि आपका ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है। और ऑप्शन डी की बात करें, वो कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, तो स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स डीपली बरीड हैं तो वहां पे वो इतनी ज्यादा एक्साइटेशन शो नहीं करेंगे। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर बात करी जाए ऑप्शन बी की, अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, सो दिस वन इज, हमें क्या बोला था यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, ए बी एंड सी जो है वो यहाँ पे क्या है, सही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो ये बी पार्ट जो है वो बिल्कुल सही रहेगा आपका, क्योंकि जितनी ज्यादा ये कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स रिजल्ट इन लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशन, तो अगर आपकी यहाँ पे छोटी छोटी माइक्रोस्टेट्स भी बन रही है तो उससे क्या होगा, ट्रांजिशन ज्यादा होगी। हाँ वो ट्रांजिशन आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, बट हाँ वहां पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेंथेनॉइड 3 आयंस एंड कॉम्प्लेक्सेस, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पे आप लेंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जनरली स्टडी करते हैं, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। सो क्या याद रखना है कि जो लेंथेनॉइड सीरीज से एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले तो वो वीकली इंटरेक्शन शो करते हैं, एज अ वीक लिगेंड वो एक्ट करते हैं। उसके बाद जितनी ज्यादा माइक्रोस्टेट्स होंगी उतनी ज्यादा ट्रांजिशंस होंगी, डीपली वरीड होते हैं और वीक एफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को ये शो करते हैं। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जहां पे आपका सही आंसर था दैट इज योर ऑप्शन 3 is the right one. Clear? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम, यू कैन से थर्मोडायनेमिक्स ऑल्सो, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम ये चीजें। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, द चेंज इन द एंट्रोपी एंड द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम आर डिनोटेड बाय अ डेल्टा एस एंड डेल्टा जी रिस्पेक्टिवली फॉर रिवर्सिबल मेल्टिंग ऑफ आइस एट 1 एटमोस्फेयर एंड 0 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे पहली बात जो यहाँ पे हमने कीवर्ड चेक करना है, यहाँ पे अब आपके पास क्या आ गया है, रिवर्सिबल। So we know that for a reversible reaction क्या होता है, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। ये हम सभी को पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जहां पे आ जाएगा वहां पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो दैट मीन्स ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 आपके डायरेक्ट कैंसिल हो गए, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन एंट्रोपी है, दैट इज डेल्टा एस के बारे में बात की जा रही है, जहां पे क्या हो रहा है, फॉर अ रिवर्सिबल मेल्टिंग ऑफ द आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस है मतलब कि आप आइस से कहाँ जा रहे हैं, वाटर फेज में जा रहे हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स कि सॉलिड से क्या जा रहा है, आपके पास लिक्विड जा रहा है। अब सॉलिड में चीजें क्या होती हैं, एक सिस्टम से अरेंज होती हैं, जबकि लिक्विड में क्या होता है, थोड़ी सी चीजें जो है वो आपकी मूव करती हैं, तो दैट मीन्स कि आपको डिसऑर्डरनेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यू कैन से दैट कि जब भी आप चीजों को मेल्ट कर रहे हैं तो वहां पे डेल्टा एस जो है वो आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा। सो दैट मीन्स कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 रहेगी। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे ऑप्शन बन रहा है ये, सो डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी इज इक्वल्स टू 0। सो हियर द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन 2 जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। सो क्लियर है ये बात, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो एक मेन कीवर्ड था वो था आपका रिवर्सिबल। तो वी नो दैट कि डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास कैसे एग्जिस्ट करती है, दैट इज 0, और यहाँ पे आप चीजों को मेल्ट कर रहे हैं तो डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, दैट इज व्हाई डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, दैट इज ग्रेटर देन 0। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 2 जो है वो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। डन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। So the next question is this, 3 measurements of the lead content of a lead oxide nanoparticle sample yielded 15.67 milligram, 15.69 milligram and 16.03 milligram respectively. The standard deviation in milligram is,
तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपसे किस बारे में पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। अब यहाँ पे मेन आपको फोकस करना है, आपके पास में ये 3 वैल्यूज दी गई हैं, दैट इज 15.67, 15.69 एंड 16.03। तो जब आप यहाँ पे यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट एक्स आई माइनस एक्स आई बार होल स्क्वायर, नीचे आपके पास आ जाएगा n-1। ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात की क्या किया गया है यहाँ पे, वेयर एक्स आई, जहाँ पे आपका एक्स आई क्या होता है, दैट इज योर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो आपकी ये इंडिविजुअल वैल्यू है, और एक्स आई बार ले लो या फिर एक्स बार ले लो, ये क्या होती हैं आपके पास मीन वैल्यूज होती हैं। और एन का मतलब क्या होता है, टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, तो कितनी टोटल ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे तो सिंपल आ जाएगा 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। क्लियर। अब सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं बार वाले सिस्टम को। अगर मैं यहाँ पे एक्स आई बार को फाइंड आउट करूं, इट विल बिकम 15.67 प्लस 15.69 प्लस 16.03 डिवाइडेड बाय 3, एंड जब आप इसे पूरा कैलकुलेट कर लेंगे या पूरी वैल्यू जो है आप यहाँ पे निकालेंगे, सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 15.79। तो जब अब आपके पास ये वैल्यू आ गई है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में आप इसे करेंगे पुट। किस तरीके से, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा अंडर रूट, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या थी, दैट इज 15.67, सो इट विल बिकम योर एक्स आई, देन माइनस एक्स बार था तो कितना था, माइनस 15.79 होल स्क्वायर, प्लस सेकेंड वैल्यू कितनी थी, 15.69 माइनस 15.79 होल स्क्वायर, लास्ट थी दैट इज 16.03 माइनस 15.79 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, दैट इज 3 - 1 विच बिकम्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, और इस एग्जाम में कैलकुलेटर भी आपके पास अलाउड था, सो जब आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बिकम्स इक्वल टू 0.20। सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पे सही आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या था, इफ यू नो द सिंपल फॉर्मूला दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 इंडिविजुअल मीन वैल्यूज टोटल ऑब्जर्वेशंस। पूरा कैलकुलेट करोगे, इजी थी कैलकुलेशंस, आप थोड़ा खुद से ट्राई करना, आपके पास जो एंड में आंसर आएगा दैट विल बिकम्स इक्वल्स टू द 0.20, यहाँ पे आपके पास आंसर रहेगा। सो ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या है, राइट वन आंसर है। क्लियर। और इसी के साथ अब चलेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल, और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से डिजाइन किया गया है। अब क्वेश्चन पढ़ो, x, y and z are 3 p block elements in the second row of the periodic table। फोकस कहाँ पे करना है, जो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे था कि ये 3 एलिमेंट्स हैं, p ब्लॉक एलिमेंट है, और कौन सी रो है, सेकेंड रो है। तो कीप इन माइंड दिस इज सेकेंड रो ऑफ द p ब्लॉक एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज के बारे में बात की जा रही है, दैट इज -15, -142 एंड -333। मतलब आपके पास x, y, z 3 एलिमेंट्स हैं जहां पे जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यू है दिस वन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है y हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो चलो पहले पढ़ लो सारा। X has the most number of p electrons, X has the highest proton affinity, yes Z has the highest electron negativity। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही है सेकंड रो के बारे में, अगर हम पीरियोडिक टेबल की सेकंड रो के बारे में बात करें और वहां पे अगर नेगेटिव वैल्यूज को ध्यान से देखें, सो वी नो दैट कि नेगेटिव वैल्यू जो है वहां पे क्या होगा, ऑप्शन 4 यहाँ पे सही है, दैट Z हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते अगर उन्होंने सिंपल p ब्लॉक लिखा होता, लेकिन जब उन्होंने बोला है दिस इज द सेकंड रो,
ठीक है। तो सेकंड रो में आपके पास क्या होंगे, वहां पे जो फर्स्ट, जैसे आप फैमिलीज पढ़ते हैं वही वाले एलिमेंट्स होंगे वहां पे। तो वहां पे जिसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू है, दैट मीन्स कि वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जैसे यहाँ पे दी, ये वैल्यूज दी गई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज की वैल्यू है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि -333 आपको सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। सो दैट मीन्स कि ये क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला मॉलिक्यूल है। और अगर यहाँ पे आप ये देखते हैं कि प्रोटॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा है एक्स की, तो यहाँ पे तो ये नहीं होता, क्योंकि उससे भी ज्यादा वैल्यूज जो है वो यहाँ पे दे रखी हैं। आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे बात नहीं हो रही है। एंड एक्स हैज द मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये कोई वैलिड रीजन नहीं रहेगा। सो यहाँ पे जो सही आंसर था दैट इज योर ऑप्शन 4, कि जो जेड एलिमेंट है वहां पे आपको सबसे ज्यादा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक ज्यादा एनर्जी से अट्रैक्ट करके रखेगा। सो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो आपका क्या था, सही आंसर था। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, जहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन किए हैं पार्ट बी से। नेक्स्ट क्लास में इस तरीके से और क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? सो आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हुए होंगे कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर टूडेज क्लास एंड थैंक यू सो मच फॉर टूडेज सेशन।